वेलकम स्टूडेंट्स, मैं पवन धनगर AJIS एकेडमी से और मैं आपका साइंस टीचर हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन पर। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। तो इसीलिए हम आज क्लास की जो शुरुआत है वो इसी से कर रहे हैं। रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग हो चाहे आपके एनिमल्स हो, सभी में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो हम शुरू से इसको स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है, ठीक है। हिंदी में इसे बोला जाता है श्वसन। रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है श्वसन। क्या होता है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बर्निंग का प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी इनटेक जब हम लेते हैं, मतलब जब भी हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का फूड हो, फाइनली वो जाकर अंदर किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फाइनली जो है आपका कोई भी फूड है वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ये मैंने लिखा ग्लूकोज। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बॉडी के अंदर इस ग्लूकोज को बर्न किया जाता है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है यहां पर? ग्लूकोज के साथ जब ये बर्न होता है तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस एनर्जी। फाइन। तो रेस्पिरेशन का ये जो छोटा सा रिएक्शन है, इसमें हमें क्या शो हो रहा है? देखिए, पहली चीज तो ऑक्सीजन से अगर हमने किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन किया है, दैट मीन्स कि उसे हम क्या कर रहे हैं? उसे जला रहे हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिला है, कहां से ये मिलता है? कोई भी खाना हम खाते हैं तो फाइनली जाकर के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले ब्लड का जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि जिन पेशेंट को शुगर का प्रॉब्लम होता है उनको भी अलग अलग दो तरीके से शुगर टेस्ट करवाना पड़ता है। एक तो खाने से पहले कराना पड़ता है और एक खाने के बाद में कराना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारा शुगर है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और वाटर में। और एनर्जी मिल रही है। एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है हमें? एनर्जी मिलती है हमें ATP के फॉर्म में। और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें 30 to 32 ATP मिलता है, ठीक है। कितना ATP मिलता है? 30 to 32 ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं 1 ग्राम ग्लूकोज को जलाने से, या 1 ग्राम ग्लूकोज की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तब, ठीक है। अगर हम इसको कैलोरी में लिखें तो ये कितना होता है? 686 किलो कैलोरी, ठीक है। और इसको अगर जूल में लिखे तो ये होता है 2870, ठीक है, किलो जूल। यहां पर 30 से 32 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं। ATP का मतलब कि हमारा जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस होता है, हम सभी को पता है। और वो क्या बनाता है? वो ATP फॉर्म करता है, ठीक है। देखिए, मैं छोटा सा आपको एक ब्लूप्रिंट बता देता हूं कि हम कहां पर बात कर रहे हैं, कि ये सब चीजें हो कहां रही है, ठीक है। आपने खाना खाया, खाना गया स्टमक में, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में। अब ब्लड में जाने के बाद ब्लड जो है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी के अंदर, तो वो ग्लूकोज को लेकर के जा रहा है बॉडी की हर सेल के पास, ठीक है। अब हर सेल के अंदर ईच सेल जो होती है वो कंटेन करती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल का पावर हाउस होता है, ठीक है। और ये जो ATP जनरेट हो रहा है ये इसी में जनरेट होता है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ये ऐसा नहीं कि सीधे ग्लूकोज से आपको ATP मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं ये देखिए जरा। उनके एक बार नाम मैं आपको बता देता हूं, उनके बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। पहले आप उसको समझिए कि पहला जो साइकिल होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट साइकिल होता है। इस साइकिल के अंदर क्या होता है? इस साइकिल के अंदर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में, ठीक है। यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? पाइरुविक एसिड, ठीक है। अब पाइरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के थ्रू, पाइरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है और वो कन्वर्ट होता है पाइरुवेरिक एसिड का ऑक्सीडेशन होकर के, और वो लास्ट में कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में। यहां से फिर ये चला जाता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है।
ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद होता है फाइनली ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप जो है हमारा ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है इसका ऑक्सीडेशन, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, फिर वो चला जाता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल से बनता है कार्बोहाइड्रेट, और देन फिर वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ठीक है, तो ये तीन मेजर स्टेप होते हैं जो कि हमारी सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, और इसी से ग्लूकोज जो है वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज फाइनली कन्वर्ट होता है एनर्जी में, एटीपी में। फाइन। अब आप देखेंगे यहां पर कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है हमारा, ये कहां पर होता है? ग्लाइकोलिसिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म मीन्स सेल का वो फ्लूइड होता है, जहां पर हमने पढ़ा था, जब सेल पढ़ाया था, तो सेल का जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इसी के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गन जो होते हैं वो स्प्रेड रहते हैं। फाइन। तो ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल, ये दोनों के दोनों होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। मींस माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड होता है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी लिक्विड होता है उसके अंदर ये क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेशन होता है। फाइन। पहला साइटोप्लाज्म जो सेल में होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों साइकिल होते हैं। ठीक है, और फाइनली जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है ये जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लास्ट स्टेज हमारा जो है कंप्लीट होता है, और वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में। एटीपी मींस यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। फाइन। तो रेस्पिरेशन जो है क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे हम फूड से हम क्या निकाल रहे हैं? फूड से हम एनर्जी निकाल रहे हैं। तो रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम अवर फूड। ठीक है, हमारे भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वही श्वसन होती है, वही रेस्पिरेशन होती है। फाइन। अब रेस्पिरेशन जो है दो टाइप का होता है। अच्छा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, तो रेस्पिरेशन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, श्वसन जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है देखिए जरा। पहला जो इसका प्रकार होता है वो एरोबिक, और दूसरा होता है एनएरोबिक। मतलब वायुवीय श्वसन। पहला क्या है? वायुवीय, जो प्रेजेंस ऑफ O2 में होता है। प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम वायुवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, फिर जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो उसको बोला जाता है एनएरोबिक। मतलब यहां पर मैं लिख दूं कि O2 का कोई भी रिक्वायरमेंट यहां पर जो है नहीं है। ठीक, और इसको बोला जाता है अवायुवीय श्वसन। ये वायु की अनुपस्थिति, वायु का मीन्स यहां पर हम ऑक्सीजन से लेते हैं। वायु का मतलब एयर नहीं है, क्योंकि एयर में कई सारी गैसेस है। वायु का मतलब यहां पर है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन एरोबिक होता है, और अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है वो एनएरोबिक होता है। फाइन। वायुवीय श्वसन में जो प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन? एटीपी का, वो ज्यादा होता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर या कोई भी एनिमल की बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरह का होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वायुवीय श्वसन। इस श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ पर 30 से 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। फाइन। तो
प्रेजेंस ऑफ O2 एटीपी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, और अब्सेंस अगर है O2 की तो यहाँ से केवल 2 या 3 एटीपी फॉर्म होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रहा है वहाँ पर जो है एनर्जी बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही है। फाइन, तो ये बेसिक जो टाइप है रेस्पिरेशन के वो मैंने आपको बताया। अब इसमें हम और आगे जाने से पहले हम ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, या ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग, किस तरह से मनुष्य जो है श्वसन तंत्र, मनुष्य का श्वसन तंत्र काम करता है, या मनुष्य में श्वसन तंत्र जो है किस तरह होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा, यहाँ से, ठीक है, चलिए इसको हम बनाना अब शुरू करते हैं। ठीक है, डायग्राम थोड़ा रफ होगा बट आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, ये आ गया हमारा, चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं। ये है हमारा नेजल, ये नॉस्ट्रिल्स है हमारे। नॉस्ट्रिल्स का मतलब होता है नासिका छिद्र। ठीक है, नासिका छिद्र, ये रहा हमारा नासिका छिद्र, जो कि 2 हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कि इन्हीं के द्वारा जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल्स जो है वो सबसे जो है पहला आप उसको बोल सकते हो हिस्सा होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसके थ्रू एयर जो है वो अंदर जाती है। फाइन, अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए हमें पता है कि हमारी जो नाक होती है, नोज होती है, इसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स या हेयर होते हैं। उनका वर्क क्या होता है भाई, नोस्ट्रिल्स के अंदर जो भी हेयर होते हैं उनका वर्क होता है डस्ट पार्टिकल या कोई भी जो मेजर आपका पॉल्यूटेंट है उसको रोकना। ठीक है, जो भी प्रदूषण है या कोई भी डस्ट, कार्बन का पार्टिकल है या अदर पार्टिकल्स है, उसको वहां पर वो रोक देता है, एक तरह से फिल्टर का काम करता है। फाइन, फिर उसी के पीछे, नॉस्ट्रिल्स के पीछे ये पूरी जो कैविटी आपको दिख रही है ये होती है नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी मतलब नासिका गुहा, नासिका गुहा। ठीक, अब इसका क्या काम होता है, ये जो नेजल कैविटी होती है इसके 2 काम होते हैं। फर्स्ट तो इसमें म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में भरा होता है। ठीक है, म्यूकस मीन्स जो स्टिकी मटेरियल होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हम सभी ने देखा होगा कि सर्दियों में हमारी नाक बहती है, वही म्यूकस होता है। ठीक है, तो म्यूकस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में, और वो क्या करता है कि जो माइनर पॉल्यूटेंट है, ठीक है, मतलब जो ऐसी गंदगी है या ऐसा आपका प्रदूषण का तत्व है जो कि बालों द्वारा रोका नहीं जा सकता है, वो छोटा है, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसका जो साइज है होता है, तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस चूंकि स्टिकी सब्सटेंस है, चिपचिपा पदार्थ है, तो म्यूकस में आकर के वो अटक जाता है। ठीक है, तो म्यूकस भी एक तरह से काम कर रहा है कि एयर को फिल्टर करने का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब कि नॉस्ट्रिल्स ने एयर को फिल्टर किया, फिर उसके बाद में आपका जो म्यूकस है जो कि नेजल कैविटी में प्रेजेंस है उसने हमारी एयर को जो है फिल्टर किया। ठीक, अब नेजल कैविटी जो है इसका एक और काम होता है, इसको हम हमारी बॉडी का एसी कहा जाता है, मतलब एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर मीन्स एयर कंडीशन का काम क्या होता है कि अगर एयर गर्म है तो उसको ठंडा करना, अगर ठंडी है तो उसको गर्म करना। दैट मीन्स कि जो इन्वायरमेंट हमारी बॉडी को रिक्वायर है, जो तापमान की हवा हमारे शरीर को चाहिए, वो हवा उस तापमान पर वो लाकर हमारे लंग्स में भेजता है। ठीक है, कैसे करता है वो ये काम, मतलब अगर मान लीजिए गर्मी के दिनों में एटमॉस्फेयर बहुत गर्म है, उसकी हवा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ से वो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ये जो कैविटी है उस एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, जिससे उस एयर का जो टेम्परेचर है हमारे रिक्वायर्ड टेम्परेचर के लेवल पर आ जाता है। ठीक है, और हम इजीली सांस ले पाते हैं।
अगर ठंडी के दिन है, जब हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, तब क्या होता है कि नेजल कैविटी उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, जिससे उसका जो टेम्परेचर लेवल है हमारी बॉडी के टेम्परेचर लेवल से मैच करे। फाइन। अब देखेंगे आप कि आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी गर्मी के दिनों में कुछ लोगों की नाक से ब्लड आता है, ठीक है, नोजल कैविटी से ब्लड आता है। तो वो ब्लड किस वजह से आता है? वो ब्लड इसी वजह से आता है कि यहाँ पर जो नेजल कैविटी में ब्लड कैपिलरीज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जो है कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है, ठीक है, रक्त की कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है, ब्लड कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है। तो वो नेटवर्क बार बार, चूंकि गर्मी के दिन है तो बार बार क्या कर रहा है, बार बार वो एयर का टेम्परेचर जो है वो डाउन कर रहा है, कम कर रहा है। इस वजह से वो जो है डैमेज हो जाती है और इसी कारण नाक से जो है कभी कभी ब्लड आने लगता है, वो भी उसका एक कारण है। तो नेजल कैविटी के दो काम हुए, ठीक है। दो काम कौन कौन से हुए? दो काम हुए हमारे, एक तो एसी की तरह काम करती है और दूसरा जो है फिल्टर की तरह काम करती है, ठीक है। चलिए फिर आगे आ जाते हैं। तो यहां पर ठीक है, इसको हम इस तरह से बना देते हैं। ये जो अगला पार्ट है इसको बोला जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स का मतलब होता है, फेरिंग्स हमारा जो स्केलेटल है, ठीक है, ऊपर स्केलेटल से स्टार्ट होता है, मतलब जो हमारा माउथ होता है उसके अंदर जो ऊपर वाला बोनी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम तालू बोलते हैं, ऊपर वाला जो बोनी स्ट्रक्चर होता है वहां से वो शुरू हो जाता है। और आपकी जो ट्रेकिया का इनपुट वाल्व होता है, ठीक है, ये जो आपकी ट्रेकिया है, ट्रेकिया मीन्स जो आपका विंड पाइप है, विंड पाइप पर आकर के वो जो है खत्म होता है, ठीक है। तो मतलब यहां से लेकर के इतना जो पोर्शन है ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स के भी तीन पार्ट होते हैं। देखो मैं इसको यहां पर बना देता हूं अच्छे से ताकि आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने बनाया, फेरिंग्स कुछ इस तरह का ट्यूब होता है, ठीक है। एक तो ये जो इसका जो पोर्शन है ये आपकी नॉस्ट्रिल्स में ओपन होगा, ठीक है। ये तो कहां से आ रहा है, ये जो रूट है ये नॉस्ट्रिल से आ रहा है, मतलब यहां से एयर अंदर आ सकती है, फाइन। दूसरा जो इसका ओपनिंग होता है वो माउथ से होता है, ये माउथ है यहां पर, ठीक है। भाई हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, भाई सर्दी के दिनों में कभी क्या होता है नाक बंद हो जाती है तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं हम, मतलब कि जो ओपनिंग है हमारी वो नाक से तो है ही है, साथ ही में कहां से है, मुंह से भी एयर अंदर आ सकती है, ठीक है। तो ये दो जो ओपनिंग है, एक नोस्ट्रिल में है और दूसरा माउथ में है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो फेरिंग्स है इसके तीन पार्ट है, ठीक है। तो जो पार्ट नोस्ट्रिल से अटैच है उसको बोला जाता है नेजोफेरिंग्स, ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है नेजोफेरिंग्स, ठीक। फिर जो पार्ट जो है आपके ओरल कैविटी के पीछे, ओरल कैविटी मतलब माउथ के पीछे है, उसको बोला जाता है ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ओरल कैविटी के पीछे वाले पार्ट को बोला जाता है ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। और फाइनली जो पार्ट सबसे लास्ट वाला है उसको बोला जाता है, जो कि लैरिंग्स के पीछे होता है, ठीक है। लैरिंग्स का मतलब है साउंड बॉक्स जो होता है हमारा, इस तरीके इस शेप का एक साउंड बॉक्स होता है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, जिसे हम कंठ बोलते हैं हमारी साधारण बोलचाल की भाषा में। तो जो लैरिंग्स होता है वो एक्चुअल में साउंड बॉक्स होता है, उसके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे। तो वो क्या करता है, उसका काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना, अलग अलग तरह के डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो वहां पर उसके पीछे जस्ट जो फेरिंग का पार्ट होता है उसको बोला जाता है लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। ये तीन पार्ट होते हैं फेरिंग्स के। फेरिंग्स के तीन पार्ट है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। इन तीनों का काम क्या है, काम तीनों का एक ही है, ठीक है। फूड और एयर को जो है एयर आएगी तो ट्रेकिया में भेजा जाएगा, और अगर फूड आएगा तो वो कहाँ पर भेजा जाएगा, वो इसोफेगस में, मतलब फूड पाइप में, एयर आई तो विंड पाइप में। तो ये इनका कॉमन रूट है। भाई देखो खाना हम जहाँ से खाते हैं, खाना भी वहीं से आ रहा है और एयर भी वहीं से आ रही है, दोनों का कॉमन रूट है ये, ठीक है। अब कॉमन रूट है, अब यहां से जब ट्रेकिया स्टार्ट होता है वहीं से साथ में उसके पैरेलल में फूड पाइप भी शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से फूड पाइप भी वहीं से शुरू हो रहा है और ट्रेकिया भी वहीं से शुरू हो रही है, ठीक है। आपने खाना खाया तो वो यहां से आकर इस फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। और अगर एयर आ रही है तो यहां से वो सीधा कहां जाएगी, ट्रेकिया में जाएगी, ठीक है।
अब इन दोनों, ये दोनों जो ओपनिंग है ये इस तरह से होती है, इसको देखिए आप जरा, ये इस तरह से दोनों ओपनिंग होती है, ठीक है। ये एक ओपनिंग है फूड पाइप की, दूसरी ओपनिंग है किसकी, विंड पाइप की, फाइन। अब क्या होता है कि एयर आई तो एयर इधर चली गई, फूड आया तो फूड इधर चला गया, तो इनके ऊपर एक वॉल्व होता है जिसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। क्या बोला जाता है, ये इस तरीके का एक वॉल्व होता है, इसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस वाल्व जो होता है वो क्या करता है, एपिग्लॉटिस जो होता है जब आप सांस लेते हो तो विंड पाइप को ओपन करता है, और जब आप खाना खा रहे होते हो तो विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ठीक है। आपने कभी भी महसूस किया होगा, यदि नहीं किया है तो आप आज ही करके देखना कि जब भी हम खाना निगलते हैं उस समय हम सांस नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सांस लेना और खाना खाना दोनों काम हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। भाई खाना जब तक आपके मुंह में तब तक तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही आप खाना निगलते हो, अंदर लेते हो उसको, तब उस केवल 1 सेकेंड या जो भी आधा सेकेंड लगता है उसमें, उस समय के लिए हमारा जो विंड पाइप है वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है, ठीक। कभी कभी खाना खाते समय खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो तुरंत हमें उसका रिएक्शन मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि खाना खाते समय ठसका लग गया है ना, तो वही होता है कि फूड जो है, फूड का कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल जो है विंड पाइप में चला गया है, मतलब प्रॉपर जो वाल्व की क्लोजनिंग होनी थी वो नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ये जो वाल्व है वो यही काम करता है, जब हवा को भेजना होता है तो विंड पाइप को ओपन करेगा, और जब फूड को भेजना है तो विंड पाइप को ये क्लोज कर देता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई सभी को, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताता हूं कि नोस्टिल्स जहां से एयर की एंट्री होती है, एयर की एंट्री हुई, यहाँ पर इसमें हेयर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। नेजल कैविटी ने भी क्या काम किया है, नेजल कैविटी ने भी फिल्टर और प्लस टेम्परेचर मेंटेनिंग का काम किया है, ठीक। उसके बाद फेरिंग आ गया, फेरिंग के 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट मैंने आपको बताया कि जो नेजल कैविटी नोस्टिल्स के साथ अटैच है वो नेसोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी के पीछे है वो ओरोफेरिंग्स, और जो आपके लैरिंग्स के पीछे है वो लैरिंगोफेरिंग्स, फाइन। चलिए अब आगे चलते हैं हम, फिर यहां से फेरिंग के बाद शुरू होता है आपका ट्रेकिया। देखो यहां तक तो दोनों पाथ एक ही थे, खाने का भी वही रास्ता है और हवा का भी वही रास्ता, अब यहां से अलग हो गए, फूड पाइप अलग हो गया और विंड पाइप अलग हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस में हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप तुरंत बोल दोगे कि भाई ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, बट ये सही नहीं है। जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन नहीं, उसमें पूरी एयर होती, जो भी एटमॉस्फेयर में एयर में जो भी गैसेस प्रेजेंट हैं वो सारी गैसेस होती हैं। मतलब जब आप एयर को अंदर ले रहे हो, सांस अंदर ले रहे हो, तो उसमें एटमॉस्फेयर की सारी गैसेस हैं, वो तो अंदर जाकर लंग्स में जाकर ब्लड जो है सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, ठीक है, और बाकी की गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ जाती है, ठीक है। तो सांस में हम क्या अंदर ले रहे हैं, एयर अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो है सिर्फ लंग्स में सेपरेट होती है ब्लड के थ्रू। चलो अब आ जाते हैं हमारी ट्रेकिया पर। तो जो ट्रेकिया है हमारी, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप या ट्रेकिया, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। विंड पाइप या ट्रेकिया जो होती है, इसमें जो मैंने ये रिंग्स बनाए हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, ये जो रिंग्स है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह की बोन्स होती है, एक तो नॉर्मल बोन होती है जो कि बहुत ही हार्ड होती है, जैसे कि हमारे हाथ पैर में, स्कल में, इस तरह की बोन होती है, ठीक है। दूसरी जो बोन होती है वो होती है कार्टिलेज, जो कि एक तरह का सॉफ्ट बोन होता है या सॉफ्ट टिश्यू होता है, ठीक है, जिस टिश्यू से हमारी नोज बनी है, ठीक है, या जिस टिश्यू से हमारे ईयर बने हैं, कान बने हुए हैं, ये सब किससे बने हुए हैं, कार्टिलेज से, ठीक है। कार्टिलेज मीन्स एक फ्लेक्सिबल बोन आप उसको बोल सकते हो, एक सॉफ्ट बोन होती है। तो यहां पर विंड पाइप में कार्टिलेज की रिंग्स होती है इस तरह से, विंड पाइप जैसे ये जा रहा है, ठीक है, और उसके बीच बीच में यहां पर क्या होती है, इस तरह से कार्टिलेज की रिंग होती है। तो इनका काम क्या होता है, कार्टिलेज की रिंग का क्या काम होता है, ठीक है। कार्टिलेज की रिंग का काम यह होता है कि विंड पाइप को वो कभी भी आपस में इस तरह से क्लोज होने नहीं देगी, चिपकने नहीं देगी, हमेशा उसको क्या करके रखेगी, ओपन करके रखेगी, ठीक है। क्योंकि अगर कभी ऐसा हो गया, मान लो कि ये विंड पाइप जो है कहीं से आपस में इस तरह से चिपक गया, ठीक है,
तो हमारी तो सांस जो है वो दम घुट जाएगा, सफोकेशन से हमारी मौत भी हो सकती है, क्योंकि सांस के बिना हम 5 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी है, हमारा नेचर ने हमको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की यहाँ पर कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंस होती है, जो कि इस विंड पाइप को कभी भी इस तरीके से पिचकने नहीं, ठीक है, उसको क्लोज होने नहीं देती है, जिससे एयर का जो फ्लो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे जाकर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो हमारा विंड पाइप है ये 2 भागों में टूट गया, आगे जाकर 2 भागों में बढ़ गया, जिनको बोला जाता है, यहां लिखते हैं हम इसको ब्रोंकाई। इनको क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। इनमें भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंस है, आपको दिख रहा है। ट्रेकिया में भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है और यहाँ पर भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, क्योंकि ये भी थोड़ा मोटा पाइप होता है, इसके कंपैरिजन में तो पतला है बट फिर भी मोटा पाइप होता है, इसलिए यहाँ पर भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंस है और उनका काम सेम है। फिर इसके बाद आगे आप जाओगे तो ये फिर से छोटे छोटे पाइप्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इनको बोला जाता है ब्रोंकियोल। क्या बोला जाता है इन्हें? ब्रोंकियोल। मतलब ब्रोंकाई फिर ब्रोंकियोल, और लास्ट में जो विंड पाइप जहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है, जहां पर ये ट्यूब्स एंड होती है, वहां पर इस तरीके से एक एयर सैक होता है, एक हवा का छोटा सा बलून जैसा होता है, जो कि किससे बना होता है? जो कि बहुत ही आप इसको बोल सकते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। जिस मेम्ब्रेन से हमारा स्किन बना हुआ है या हर सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह की बिल्कुल थिन पतली झिल्ली से बना होता है एयर सैक। ठीक है, इसको बोला जाता है एल्वियोलर, एल्वियोलाई या एल्वियोलस, दोनों में से आप सिंगुलर प्लूरल का अंतर है उसमें। तो ये हो गया। तो आप देखिए विंड पाइप यहाँ फिर 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में। ठीक है, ये भी ब्रोंकाई है, ये भी ब्रोंकाई है। फिर उसके बाद में छोटे छोटे और कई सारे पाइप्स निकले, जिनको हमने क्या कहा? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल के बाद ब्रोंकियोल के जो लास्ट एंड पर जो एक एयर सैक होता है, एक हवा का बुलबुला जैसा छोटा सा एक ऑर्गन होता है, उसको बोला जाता है एल्वियोलाई। ठीक है, और फाइनली जो एयर आपने ली है वो इस एल्वियोलाई में आती है। ठीक है, अब फिर यहां से क्या होता है? देखो एल्वियोलाई में जैसे ये एयर आई, यहां पर ब्लड कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क होता है। ठीक है, मान लो कि ये, अच्छा इसको मैं अच्छे से बना के आपको समझाता हूं। यहां तक तो क्लियर है सभी को? इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके बना देता हूं। ये देखो, ये मान लो हमारा एयर सैक है, जिसमें एयर आ गई है अंदर। अब ये मैंने लिख दिया एयर। फिर इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल पतली पतली ब्लड, जिनको हम बोलते हैं कि रक्त केशिकाएं। ठीक है, केशिकाएं मतलब बिल्कुल बाल से भी पतली जो है रक्त की नलियां होती हैं। तो ये इसके चारों तरफ इस तरह से क्या है? फैली हुई है। अब दोनों की मेम्ब्रेन कैसी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? उसकी जो क्वालिटी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, वो क्या होती है? देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें सेलेक्टिव डिफ्यूजन होता है। सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिव डिफ्यूजन करती है। सेलेक्टिव डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिव डिफ्यूजन का मतलब कि यहां से वो कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है अंदर या बाहर जाने के लिए, या उनमें से पास होने देती है, और बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रोक लेती है। ठीक है, ये इसको बोला जाता है सेलेक्टिव डिफ्यूजन। जैसे कि फिल्टर में होता है, जब हम वाटर को फिल्टर करते हैं आरओ वगैरह में, ठीक है, तो आरओ वगैरह में क्या होता है? जो फिल्टर्स लगे होते हैं वो भी इसी तरह के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ही बने होते हैं। हालांकि वो आर्टिफिशियल होते हैं। हमारी किडनी होती है, वो क्या काम करती है? वो भी फिल्ट्रेशन का काम करती है, मतलब हमारे ब्लड में से हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल लेती है और उनको बाहर कर देती है, और जो काम की चीज़ें हैं उनको वापस ब्लड में फ्लो कर देती है। तो वहाँ पर भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए इसी तरह की मेम्ब्रेन्स का यूज़ किया जाता है। तो अब ये करती क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे एयर आई, एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21। ठीक है, अब ये जो ब्लड है ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारी सेल से आ रहा है, और सेल में चूंकि मैंने अभी वो साइकिल बताया था आपको कि सेल में क्या बन रहा है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 सेल में बन रहा है। दैट मीन्स कि सेल के पास जो है, बॉडी की हर सेल के पास
कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर के आता है और यहाँ पर जो ब्लड फ्लो हो रहा है इस ब्लड कैपिलरी के अंदर, उस ब्लड में CO2 का अमाउंट कैसा है, बहुत ज़्यादा है, और जो एयर ऊपर से आई है उसमें क्या है, O2 का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई हमें पता है कि जिसका अमाउंट ज़्यादा है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, एयर प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाती है, ब्लड के अंदर, और यहाँ पर चूंकि ब्लड में CO2 का लेवल ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज होकर कहाँ चली जाती है, एयर में मिक्स हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जो एयर में ऑक्सीजन थी वो ब्लड में आ गई और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहाँ चली गई, वो चली गई उस एयर के अंदर। किस वजह से चली गई, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। ठीक है भाई, हवा से जो ऑक्सीजन हमने लिए वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन ईजीली कहाँ चली गई। आप गैस को छोड़ो, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आपने जैसे पानी ले लिया तो पानी का लेवल अगर ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ बहेगा। ठीक है, और अगर कम है तो वो फ्लो होना रुक जाएगा। मतलब जिस तरफ आपका पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से हीट हो, वाटर हो या ब्लड हो, एयर हो, कुछ भी हो, वो उस पोटेंशियल की तरफ जाएगी जहाँ पर पोटेंशियल या जो उनका लेवल है वो कैसा है, कम है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, एयर का मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा है एयर सैक के अंदर, तो वो डिफ्यूज होकर ब्लड में आ जाती है। ब्लड में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में होती है तो वो डिफ्यूज होकर कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है एयर के अंदर। फिर ये जो एयर है ये हम सांस के थ्रू वापस क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब जो एयर को जो भी सांस हम छोड़ते हैं, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। और ऑक्सीजन कहाँ चली गई, ब्लड के अंदर। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को अटैच करता है, इस तरह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन ने अटैच किया, अब वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको क्या नाम दिया हमने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, जो कि जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड है, उसको बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से कहाँ पर जाता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर सेल के पास जाता है। हर सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। तो ये ऑक्सीजन हर सेल के पास लेकर जाता है और वो सेल जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, वहाँ से एनर्जी बनाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है जो वो वापस लेकर के आ जाता है और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं भाई, ये जो दोनों पाइप है ये कहाँ पर जाकर ओपन होते हैं, ये दोनों पाइप हमारे लंग्स के अंदर जाकर ओपन हो रहे हैं। ये देखो इस तरीके से, ये हमारे लंग कुछ इस तरह होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला जो लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं और राइट साइड वाला जो लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने 2 लोब्स बना दिए इस तरीके से। तो लंग क्या काम कर रहा है, लंग्स जो है हमारे वो काम करता है ब्लड को प्योर करने का। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था मींस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा था, उसमें ऑक्सीजन को मिक्स किया और उसे ऑक्सीजनेटेड बनाया। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन बॉडी में कहाँ होता है। ठीक है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन बॉडी में 3 जगह पर होता है। पहला तो लंग्स अभी बताया जहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। दूसरा होता है लीवर के अंदर जहाँ पर हार्मफुल सब्सटेंस को जो कुफर सेल्स होती है लीवर की वो क्या कर देती है, वो मार देती है, किल कर देती है। और तीसरा प्यूरिफिकेशन होता है किडनी के अंदर। जो भी ब्लड का जो मेन प्यूरिफिकेशन होता है वो किडनी के अंदर होता है, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस यूरिया वगैरह जो भी है, जो पूरी बॉडी में जो आपका डाइजेशन हुआ है या रेस्पायरेशन हुआ है, उन सब के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको किडनी सेपरेट कर लेती है। ठीक है, तो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वो लंग्स में भी होता है। फाइन, चल अब आगे चलते हैं हम। ये इतनी बात हमने कर ली। इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, अब ये जो मैं सेल का एक बार आपको डायग्राम बताता हूं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये देखो ये मैंने बनाई एक सेल जो कि बॉडी में का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अब जो हमारी ऑक्सीजन ब्लड लेकर आता है वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, सेल के पास। अब ये जो सेल है, सेल का जो मैट्रिक्स है, जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर कौन सा साइकिल बताया था मैंने अभी आपको, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है कौन सा साइकिल होता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस,
ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस जो इस सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये आपका सेल का न्यूक्लियस है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है सेल के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो किस तरीके से काम हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर दो साइकिल हो रहे हैं, एक तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा साइकिल होता है यहाँ पर, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, फाइन। और तीसरा जो लास्ट स्टेज होता है जिससे फाइनली हमारा एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है, उस एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। कौन सा पार्ट था ये, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये हो गया। तो ये तीन जो साइकिल है, इन्हीं के थ्रू हमारा जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, फाइन है। तो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइंड कर देता हूं कि रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है, जो कि आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है और एनएरोबिक में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एरोबिक के अंदर जो एनर्जी है वो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, और एनएरोबिक के अंदर एनर्जी जो है वो कम प्रोड्यूस होती है, फाइन। फिर तीन तरह के साइकिल में ये प्रोड्यूस हो रही है। आपको मैंने पूरा रेस्पायरेशन का जो डायग्राम है, रफ डायग्राम, वो भी बताया कि ये किस तरीके से क्या क्या ऑर्गन हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और क्रेब्स साइकिल, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले अगर यहाँ तक का जो भी हमने अभी आपको बताया है, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये हमने बात की कि रेस्पायरेशन में एयर अंदर कैसे आती है, या फिर ऑक्सीजन जो है ब्लड में कैसे जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन सबसे पहला यहाँ पर ये आता है कि जो हमारे लंग्स हैं वो एयर को अंदर खींचते कैसे हैं, ठीक है, मतलब वो प्रेशर किस तरह से क्रिएट करते हैं। भाई जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमने इस तरह से सांस लिया तो एयर जो है अंदर आई, ठीक है, हमने सांस छोड़ा तो जो है एयर जो है बाहर चली गई। तो ये जो अंदर खींचने और बाहर छोड़ने का जो काम हो रहा है एयर में, एयर का, वो किस वजह से होता है, बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा प्रेशर होता है या प्रेशर जनरेट कहाँ से होता है जिसकी वजह से ये एयर जो है ये अंदर बाहर हो रही है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको, देखिए, इनमें हमारी जो रिब्स है उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो, इस तरह से हमारा जो रिब का पूरा केज होता है, ये देखिए, इस केज के अंदर, इस पिंजरे के अंदर, ठीक है, यहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, ये आपकी रिब्स का पूरा केज है, और इन्हीं केज के अंदर हमारे क्या है, हमारे लंग्स हैं, जो मैंने अभी बताया कि लेफ्ट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, और राइट लंग्स में जो है 2 लोब्स होते हैं, फाइन। अब ये जो इसको बोला जाता है थोरेसिस कैविटी, इसको बोला जाता है वक्षीय गुहा, ठीक है, मतलब जो हमारी रिब्स होती है, जो पसलियां होती है, उनके अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है, मतलब काफी गैप होता है उनके अंदर, क्योंकि लंग्स क्या है, लंग्स एक बलून की तरह होता है, ठीक है। जैसे बलून में आप जब हवा डालोगे तो वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, और जब हवा उसमें से निकलेगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको मूव करने के लिए जो स्पेस चाहिए, वो जो स्पेस होता है वो थोरेसिस कैविटी के अंदर होता है, और साथ ही में उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है, क्योंकि लंग्स जो है बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। जैसे बलून होता है, छोटा सा कुछ अगर उसमें चुभ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो वैसे ही लंग्स भी जो है वो पंचर हो सकता है, इसीलिए ये जो है पूरी रिब्स के अंदर इस तरह से उसको अरेंज किया जाता है, ठीक है। पूरे रिब्स की जो कैविटी है, थोरेसिस कैविटी, उसके अंदर हमारे लंग्स जो है वो प्रॉपरली क्या है, फिक्स्ड है। चलो, इतनी बात हो गई। फिर क्या होता है, लंग्स के जस्ट नीचे यहां पर एक और ऑर्गन होता है, इस तरीके का ऑर्गन होता है ये, ठीक है, इसको बोला जाता है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो एक थिक लेयर होता है
जो कि हमारे जैसे स्टमक जिस मटेरियल से बना होता है, ठीक है, मतलब कि जैसे हमारी स्किन है या फिर हमारा कोई भी सेल है, तो उसी तरह की मेम्ब्रेन्स से बना हुआ एक थिक ओवल शेप, मतलब इस तरह से ऊपर से उठा हुआ आपका डोम शेप जिसको हम बोल सकते हैं, ओवल की बजाय इसको डोम शेप बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, डोम शेप का होता है, ठीक है, मतलब ऊपर से उठा हुआ इस तरीके का ये ऑर्गन होता है, ठीक है। एक तरह से ये स्क्रीन की तरह होता है, पर्दे की तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस डायफ्राम के नीचे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है, ठीक है। डायफ्राम के नीचे सब कुछ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब स्टमक है यहाँ पर, ये स्टमक है यहाँ पर, फिर लीवर है, पेनक्रियाज है, वगैरह वगैरह, और इसके जो ऊपर है वो क्या है, इसके ऊपर जो है वो लंग्स हैं, ठीक है। मतलब कि ये एक तरह से क्या काम कर रहा है, रेस्पिरेशन जो सिस्टम है हमारा और डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसको सेपरेट करने का काम भी कर रहा है, फाइन, और लंग्स को नीचे से भी सपोर्ट करता है। अदरवाइज तो अगर डायफ्राम ना होता तो हमारे लंग्स जो हैं वो क्या होने लगते हैं, लंग्स जो है वो तो स्टमक तक नीचे आ जाते हैं और साथ ही में फिर हमको प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है। थोरेसिक कैविटी लंग्स को प्रोटेक्शन देती है। अब बात आती है कि ये लंग्स हवा को अंदर और बाहर कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि पूरा नर्व्स का एक नेटवर्क है जो कि डायफ्राम और रिब्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि रिब्स को अगर मैं यहाँ पर बनाकर आपको दिखाऊं, ये देखो, ये मैंने रिब्स बनाया, ये इस तरह के से ये रिब्स बनी हुई है हमारी। तो रिब्स का जो फ्रंट पार्ट होता है वो उसके पीछे वाली रिब्स के एंड से जुड़ा होता है। बात समझ में आ रही, मतलब यहाँ पर ये लिगामेंट से जुड़े हुए हैं, तंतुओं से जुड़े हुए हैं। रिब्स, पहली रिब्स का अगला भाग दूसरी रिब्स के पिछले भाग से जुड़ा होता है इस तरीके से, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये भी अपने पीछे वाली रिब्स से जुड़ा हुआ है, फाइन। मतलब कि अगर इस लिगामेंट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पसलियों को जो है वो अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है। इस लिगामेंट का अगर इस लिगामेंट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मान लो अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये जो रिब्स है ये इस तरीके से पीछे मुड़ जाएगी, क्योंकि ये जो लिगामेंट है ये इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, फाइन। तो सारी रिब्स के साथ यही होगा। तो पसलियाँ, सारी पसलियों को पीछे, उनमें जो पीछे तंतु हैं वो उनको पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, ठीक है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया। साथ ही में जो डायफ्राम है हमारा, डायफ्राम भी जो है वो इस तरीके से शेप ले लेता है, ठीक है। मतलब कि थोरेसिक कैविटी का जो एयर प्रेशर है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाता है, किसके कारण, डायफ्राम और जो रिब्स हैं उनके बैलेंस मूवमेंट के कारण। और उनका मूवमेंट कौन कराता है, उनका मूवमेंट ये लिगामेंट, ये तंतु कराते हैं जो कि उनको पूरी तरह से उनके साथ अटैच होते हैं। और इन लिगामेंट्स या इन तंतुओं को कंट्रोल कौन करता है, नर्व्स कंट्रोल करती है, हमारी तंत्रिकाएं कंट्रोल करती हैं। और तंत्रिकाओं का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से होता है। दैट मीन्स कि ब्रेन से जब सिग्नल आता है तो डायफ्राम जो है इस तरीके का शेप ले लेता है, ठीक है। रिब्स जो भी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, और थोरेसिक कैविटी जो है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। अब वॉल्यूम कम होगा तो एयर प्रेशर भी कम हो जाएगा, फाइन। अब आप देखो जरा कि थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम हो गया और एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो जैसे ही ये लिगामेंट रिलैक्स होंगे, मीन्स कि बाहर की जो एयर है वो कहाँ आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी, ठीक है। जैसे बलून को आपने दबाया, उसकी एयर बाहर चली गई, जैसे ही आप बलून को छोड़ोगे, ठीक है, तो या कोई भी रबर का जो आपका बलून है उसको आप छोड़ोगे तो वो वापस से क्या हो जाएगा, पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। दैट मीन्स कि एयर की जो प्रेशर था उसकी वजह से एयर हमारे लंग्स के अंदर आ चुकी है, ठीक। अब जब एयर लंग्स के अंदर आ गई, दैट मीन्स कि ये जो सारे आपके जो लिगामेंट है ये रिलैक्स हो गए, मतलब जो आपकी चेस्ट है उसका साइज बढ़ गया, ठीक। अब जैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक्सचेंज हुआ, उसके बाद में वापस से ब्रेन ने उनको क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो एयर है वो वापस बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हवा को अंदर या बाहर खींचा जाता है, ठीक है। एक तरीके का सक्शन क्रिएट किया जा रहा है, वैक्यूम बनाया जा रहा है। हालांकि पूरा वैक्यूम नहीं बनता है, एयर प्रेशर लो होता है। अंदर का एयर प्रेशर जब लो होगा तो एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी,
और जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा लंग्स का, तो एयर लंग्स से कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसी को हम सांस लेना या छोड़ना कहते हैं, और ये बहुत ही स्पीड से होता है। ठीक है, हमें जनरली ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम सांस रोक तो सकते हैं बट ज़्यादा टाइम के लिए रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरा जो कंट्रोल है ये ब्रेन के थ्रू होता है, और इस तरह से जो हमारी एयर है वो अंदर बाहर होती है। फाइन, तो ये जो उसका मैकेनिक्स था ये भी मैंने आपको बता दिया, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में सारे बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब सेल के अंदर जो 3-4 साइकिल मैंने आपको अभी बताए थे जिनके नाम, उनको हम पढ़ने वाले हैं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, और ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। फाइन।